जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रत्मान सिंह यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं हिंदी में प्रैक्टिस सेट में जो सीरीज हमारी चल रही है उसी को क्रम से बढ़ाते हुए सीधे देखते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं तो 5 होती हैं। ठीक है। संधियाँ अगर पूछी जाए कितने प्रकार की होती हैं तो आपको 3 बताना है। कितनी बताएंगे? 3 बताएंगे। और स्वर संधि की बात आ जाए तो 5 बताना है। ठीक है। संधियाँ अगर पूछी जाए तो आपको 3 बताना है और स्वर संधि पूछा जाए तो आपको 5 बताना है। महेरिष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेरिष का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होगा और इसमें गुण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। देखते चाहिए हर चीज़ को अच्छी तरीके से। आगे है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नर प्लस ईस होगा, इसमें भी गुण स्वर संधि होगी। ठीक है। आगे है तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथा प्लस एव और इसमें ऐव हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए इसमें वृद्ध स्वर संधि है। आगे देखते हैं व्यवहार का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस अब प्लस हार स्वर संधि होगा और इसमें गुण स्वर संधि होगा। ठीक है। वो सॉरी एड़ स्वर संधि होगा। जहाँ पर ई का या हो जाता है वहीं पर एड़ स्वर संधि होता है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए तो अति प्लस आचार, इसमें भी एड़ स्वर संधि है। अति प्लस आचार, इसमें भी एड़ स्वर संधि है। इसमें ई का क्या हो गया? या। जहाँ पर ई का या हो जाए वहाँ पर एड़ स्वर संधि होती है। आगे है बहिष्कार का सही विच्छेद कीजिए तो बही प्लस कार होता है। बही प्लस कार होता है तो विसर्ग का इसमें मूर्धा सा हो गया और इसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। आगे दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुरासा का संधि विच्छेद होगा दुह प्लस आशा। दुह प्लस आशा तो बुरी है जो आशा, इसका विसर्ग संधि होगी इसमें। ठीक है। आगे है रीति अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार इसका विच्छेद होगा और इसमें एड़ संधि होगी, एड़ स्वर संधि होगी। आगे है बधूर्मी का सही विच्छेद होगा तो बधु प्लस ऊर्मी होगा। बधु प्लस ऊर्मी, देख लीजिए सही विच्छेद बधु प्लस ऊर्मी, बड़ू बनेगा ऊमी। ठीक है। आगे सात शास्त्र में सही संधि विच्छेद होगा तो सत प्लस शास्त्र होगा, सत प्लस शास्त्र होगा। आगे देखिए आगे है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, एड़ संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल के भेद के अंतर्गत सन्निहित होते हैं? तो ये स्वर संधि के होते हैं। ठीक है। दीर्घ है, गुण है, वृद्ध है, एड़ है और अयाद, ये पांचों संधियां जो हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो हमने बताया अगर आपसे सीधे डायरेक्ट पूछ ले कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं तो आपको मात्र 3 बतानी है। और अगर आपसे पूछ ले स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो आपको 5 बताना है। ठीक है। आगे है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस चारण होगा। इधर तालु चा होने के कारण इस ता का भी क्या हो गया? चा हो गया। ठीक है। जहाँ पर चा आ जाए, छा आ जाए तो किसका ता का क्या हो जाता है? चा हो जाता है। क्या हो जाएगा? ता का क्या हो जाएगा? चा। उसी अनुसार होगा, जा आएगा तो ता का जा हो जाता है। उसी वर्ण के अनुसार बदलना होता है तागु। तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि है। ठीक है। आगे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि होता है। ठीक है। दो वर्ण पर जहाँ पर मेल होते हैं और वर्णों में विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जहाँ पर शब्दों या पदों का मेल होता है तो उसे वहाँ समास कहते हैं। आगे है गहु प्लस चरित का संधि क्या होगा? तो गहु चरित सही संधि होगा और इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है। गौ प्लस चरत। अब यहाँ देखिए चा क्या तालु है, चा तालु होने के कारण इस विसर्ग का भी सा भी जो होगा वो तालु सा हो जाएगा। आगे है उल्लास का, तो ये हो गया। आगे एड़ संधि का उदाहरण है तो यद्यप जो है किसका है? एड़ संधि का है। आगे वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो वृद्ध स्वर संधि का यहाँ पर दिया है महोषध। तो इसी प्रकार से आगे कोई और मिल सकता है। ठीक है। तो जहाँ पर दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं हैं, याद रखिए वहाँ पर वृद्ध स्वर संधि होगी। जहाँ पर एक मात्रा है वहाँ पर गुण संधि होगी। याद रखिए जहाँ पर एक मात्रा है वहाँ पर गुण संधि होगी, जहाँ पर दो मात्रा है वहाँ पर
वृद्ध संधि होगी, जहाँ पर बड़ी ई बड़े ऊ की मात्रा है वहाँ पर दीर्घ संधि होगी, बड़े आ की मात्रा है तो वहाँ पर क्या दीर्घ संधि होगी। अतएव का सही संधि विच्छेद कीजिए तो अतः प्लस एव होता है, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है और शब्द ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि होगा, मृत्यु उपरांत यहाँ ऊ और आकर के बड़ा ऊ हो गया, तो देखिए यहाँ छोटा ऊ, इधर छोटा ऊ, तो छोटा ऊ मिले तो क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया और हो गया मृत्यु उपरांत। आगे है अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह कीजिए तो उसमें होगा अन प्लस अधिकृत, क्या होगा विग्रह, संधि विग्रह क्या होगा, अन प्लस अधिक्रय, तो इसमें जो अन है उपसर्ग है, ठीक है, अधिकृत, तो इसी प्रकार होगा अन अधिकृत। संधि पूछ लिया है तो इसमें कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। आगे कपि प्लस ईस का सही संधि विच्छेद या संयोजन क्या होगा, तो कपीस होगा। तो यहाँ देखिए इधर छोटी ई है और यहाँ पर इधर छोटी इधर बड़ी ई, तो इसके मिल करके दीर्घ हो गया और ये बड़ी ई हो गई और हो गया कपीस। आगे है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। यहाँ इधर आ स्वर होने के कारण, इधर भिन्न स्वर होने के कारण इस आ और ऊ का क्या हम दोनों को मिले और ये ओ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ओ हो गया और बना परोपकार। मना प्लस रामा तो हो जाएगा मनोरमा, अगर इसे पूछ ले, लेकिन पूछा क्या है, मना प्लस रमा में संधि है तो विसर्ग संधि है, मना प्लस रमा में संधि क्या है तो विसर्ग संधि है, और अगर इनका संधि मेल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, मनो प्लस रमा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मनो प्लस रमा। आगे पर्णकुटी शब्द का समास है तो पर्णकुटी, जो पर्णकुटी का इसमें समास पूछा है तो हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। आगे है गौशाला शब्द में समास है तो गायों के लिए शाला यानी संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, गायों के लिए शाला। आगे कठपुतली में समास होगा तो संबंध तत्पुरुष होगा, कठ की पुतली, काठ की पुतली ऐसा भी हो सकता है, कठ की पुतली। आगे ऋण मुक्त शब्द में समास होगा तो ऋण से युक्त यानी ऋण से मुक्त हो जाएगा, तो इसमें ऋण से जो शब्द आया है और ये अलग काव के लिए होगा, यानी ऋण से क्या हुआ, वो मुक्त हो गया है, अलग हो गया है, तो इसीलिए अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे सिंह द्वार शब्द में समास होगा तो सिंह का द्वार तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, सिंह द्वार में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे सत प्लस गति समास शब्द में समास होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्यंग में कौन सा समास होगा तो प्रत प्लस अंग होगा, प्रत प्लस अंग हो जाएगा और अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आगे निधड़क में कौन सा समास है तो निधड़क में भी अव्ययीभाव समास है। आगे रातों रात में समास कौन सा होगा तो अव्ययीभाव होगा। चक्रपाण दर्शनाने, चक्रपाण दर्शनार्थ पद में मान्य समास है तो इसमें कौन सा होगा तो इसमें अव्ययीभाव ही समास मान्य होगा, ठीक है। चक्रपाण दर्शनार्थ में समास कौन सा होगा, इस चीज़ को नोट कर लें अच्छी तरीके से, तो इसमें कौन सा अव्ययीभाव समास मान्य होगा। वैसे चक्रपाण दर्शनार्थ जिसके दर्शन करते हैं अर्थात वो सरस्वती होनी चाहिए थी तो बहुब्रीहि समास होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो इसमें अव्ययीभाव समास बताया है तो नोट करें। आगे कुछ समास दिए हैं उनके बारे में समझें। समास का अर्थ क्या होता है तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। देशभक्त तो देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास। घुड़ सवाल घोड़ों के लिए साल, घोड़ों के लिए साल। मेज पोष मेज के लिए पोष। यज्ञ वेदी यज्ञ के लिए वेदी। आगे है गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। आगे है रण भूमि रण के लिए भूमि। न्यायालय न्याय के लिए आलय। रंगमंच रंग, नाटकला आदि के लिए मंच। तो इस प्रकार से आगे है तद्भव और तत्सम हो जाएंगे। इधर इबारात है, उसके बाद बर यात्रा है, मोती है, मैत्रिक हो जाएगा, मिट्टी का मृतका हो जाएगा, ठीक है। बारात कैसा शब्द है तो बारात अगर पूछ लिया है तो आपको तद्भव बताना है। बर यात्रा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। मोती किस प्रकार शब्द है, ये तद्भव है। मौत्रिक किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, तत्सम है। मिट्टी तद्भव है, मृतका तत्सम है, ओझा तद्भव है, उपाध्याय तत्सम है। घर किस प्रकार का शब्द है तो घर तत्सम है, वो सॉरी तद्भव है। घर किस प्रकार का है, तद्भव है, तद्भव है। और गृह किस प्रकार का है, तत्सम है, किस प्रकार का, तत्सम है। आगे अखरोट तद्भव है,
अखरोट किस प्रकार का तद्भव है, और आखेट अछोट किस प्रकार का है, तत्सम है। आगे तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, शंकर है, तो तिलक जो है ये तत्सम शब्द है और टीका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। आगे है निम्न के शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। जो अर्ध तत्सम शब्द हैं, रात्रि है, दही है, बच्चा है, कान है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दही। दही जो है किस प्रकार का शब्द है, तो अर्ध तत्सम है। आगे कौन तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द कौन सा नहीं है, बवारीची, बेगम, डेरा, दरोगा, तो दरोगा जो डेरा शब्द है, डेरा शब्द कैसा है, तुर्की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है, और सभी तुर्की है। बेगम किस प्रकार का है, तुर्की शब्द है, दरोगा तुर्की है, बवारची तुर्की है, और ये सब कैसे हैं, तुर्की शब्द हैं। आगे देख, कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है, या तुर्की का है, तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कैंची किस भाषा का शब्द है, तुर्की का है। आगे अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, अचार शब्द, तो अचार शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा से है, किससे है, पुर्तगाली भाषा से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो अंग्रेजी का है, उर्दू का है, तुर्की का है, जापानी, तो याद रखिए रिक्शा शब्द कैसा है, रिक्शा हुआ, कैंची हुआ, ये रिक्शा शब्द किस प्रकार का है, जापानी का है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी का है, या जापानी का है, फ्रेंच का है, अंग्रेजी का है, तो चाय जो चीनी भाषा का शब्द है, चाय किस प्रकार, और चाय में क्या पड़ती है, चीनी, तो इसी प्रकार से याद रखेंगे, चाय में क्या पड़ती है, चीनी, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। पतलून किस भाषा का शब्द है, पतलून किस भाषा का शब्द है, तो पतलून अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किसका है, अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन से, पतलून। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, नग, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, पर्वत नहीं है, सूर नहीं है, सर्प नहीं है, हाथी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हाथी जो है ये नग का अर्थ नहीं है, पर्वत भी है, सूर भी है, और सर्प भी है, ये सब किसके हैं, नग के अर्थ हैं। आगे है प्रश्न, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, बताइए। जल प्राण पुत्र, ये जीवन, किसके हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवन के, किसके हैं शब्द अनेकार्थी, जीवन के। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द, तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा, सोम होगा, द्विज होगा, वरण होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विज। ठीक है, द्विज माने जिसका दोबारा जन्म हुआ हो। अब अब गुंठन का अर्थ बताइए, एकदम, अब गुंठन का अर्थ बताइए। घूंघट होता है, अंगूठा होता है, गांठ बांधना होता है, गूंथना होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, घूंघट होता है। अब गुंठन का क्या होता है अर्थ, घूंघट होता है। अगला प्रश्न है, उपत्य का, उपत्यका का अर्थ क्या होगा, बताइए। उपत्यका का क्या अर्थ होगा, सूर जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्राणियों के पेट का एक अंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है पर्वत का शिखर, ऑप्शन नंबर डी कहता है पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का जो अर्थ होता है वो पर्वत की पास की भूमि होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ये कई बार पूछा गया, कई याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा, काकु, कौवा होगा, कटु होगा, चाचा होगा, या व्यंग होगा, तो काक क्या होता है, सर्वाधिक पूछा है, सबसे अच्छा। काक माने कौवा हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो व्यंग होगा, क्या होगा, व्यंग। अगला प्रश्न है, ये शब्द है जो समानार्थक उच्चारित शब्द है, उसमें पूछा है अपेक्षा और उपेक्षा शब्द का सही अर्थ बताइए। तो अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता, उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अच्छे तरीके से याद करिए, बहुत ही ढंग से याद करिए, इनको बहुत गलतियां होती हैं। अपेक्षा का अर्थ होता है आवश्यकता, कि हमारी इसकी अपेक्षा है, यानी हमें आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और उपेक्षा का होता है निरादर। आगे है अम्बुज और अम्बुद, तो अम्बुज का शब्द है का अर्थ क्या होता है, तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल, और अम्बुद का होता है बादल, तो कमल और बादल। यदा कदा, यदा माने जब, कदा माने कब, यदा माने जब, कदा माने कब,
का युग्म सही का अर्थ होगा तो जब कब, यदा कदा, जब कब। इसी प्रकार से क्रम से ही याद रखने हैं, जिस प्रकार से दिए उसी क्रम से ही याद रखने हैं। आगे नियत, नियत पढ़िए अच्छी तरीके से, नियत, ठीक है। तो नियत का मतलब होता है निश्चय और नियत होता है इरादा, कि आपकी नियत सही नहीं है। नियत माने निश्चित ही और नियत माने इरादा, तो निश्चित और इरादा, नियत और नियत। अली, 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 तो अली माने भौरा, अली माने सकी, अली माने भौरा, अली माने भौरा, अली माने सकी। चरम, चरम शब्द का समार्थिक अर्थ होगा तो चरम माने खाल और चरम माने अंतिम, ठीक है। आगे है पर्यंत और पर्यंक, तो पर्यंक माने तक, पर्यंक माने पलंग। निम्न में संज्ञा शब्द छांटिए। निम्न में संज्ञा कौन सा है? गंगा संज्ञा है, पुराना है, नीला है, मोटा है। तो ठीक है, आपको तो अच्छे तरीके से मिल गया होगा। गंगा क्या है? संज्ञा है, ठीक है। गंगा नामी, जो नाम चीज होती है संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा छठवारा तो मिल गया, तो गंगा क्या है? संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पुराना कालवाचक है, ठीक है। नीला रंग विशेषण है, मोटा ये भी आकृति गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखो, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न को दोबारा पढ़िए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का, तो उन्हें क्या कहेंगे? जो एक ही, तो एक ही प्रकार से, जैसे मनुष्य है तो जातवाचक, ठीक है। बच्चा है जातवाचक। आगे पश्ता शब्द का उदाहरण है। पश्ता शब्द का कौन सा उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातवाचक संज्ञा है? तो इससे पता चल जाएगा होगा। पश्ता से भाववाचक बनता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो दिखाई देते हैं कि महसूस की जाती है, पश्ता। तो पश्ता क्या है? पशु संज्ञा से बना है, और ये क्या होगा? पश्ता। और पश्ता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, चाटिए। अगला है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? तप है, तीर है, भरत है, चिंता है। भाववाचक संज्ञा तो देखिए, अनुमान करिए। तप, तीर, भरत, चिंता। तो चिंता महसूस की जाती है, ये भाववाचक है। चिंता खूब करो पर दिखाई नहीं देती है। आगे क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सा है? क्रिया से ऑप्शन नंबर ए कहता थकावट, ऑप्शन नंबर बी कहता बुराई, ऑप्शन नंबर सी कहता आलस, ऑप्शन नंबर डी कहता बुढ़ापा। बताओ, क्रिया से बनने, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, बुराई भी विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? बताओ, गुणवाचक है या भाववाचक है? आलस भी क्या है? विशेषण है। और किस प्रकार भाववाचक विशेषण है। लेकिन थकना क्या है? क्रिया है। उसी से आवड प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है और बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? कितना बढ़िया वाक्य है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष पूछा गया? क्या पूछा गया? विशेष। तो ठंडा है, ठंड है, पानी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, तो हमसे विशेष पूछा गया। जिस चीज़ की विशेषता जो बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, वही विशेष होता है। तो किसकी विशेषता यहाँ बताई जाए? ठंडा पानी ठंड, क्या पता ठंड क्या है? विशेषण है। ठंडा तो है ही, ठीक है, तो क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। कैसा पानी? ठंडा। क्या पैदा करता है? ठंड। तो इसमें पानी जो है विशेष है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस बात को पहचानिए, बात खत्म करिए, आगे चलिए, टाइम नहीं विश्लेषण करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष शब्द पूछा है जो विशेष है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अनासक्त, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनासक्त, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुशंसित, ऑप्शन नंबर डी कहता है अपमानित। क्या पूछा है? विशेष से आपसे पूछा है, तो विशेष हो जाएगा अनासक्त। अनासक्त ऑप्शन नंबर ए सही है। अनासक्त क्या है? विशेष है। अगला प्रश्न है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? मुख्य विशेष पूछा है, बताइए। दशरथ है या राम है या प्राण है या आकुल है? अभी आप कहेंगे, अब देखो ध्यान से, कि दशरथ के प्राण, किसके प्राण? दशरथ के, ठीक है। प्राण तो दशरथ, लेकिन
प्राण राम के लिए, किसके लिए? राम के लिए कैसे थे? आकुल थे। कौन थे? प्राण। किसके? राम के। तो कौन आकुल थे? प्राण थे। तो विशेषता किसकी है? प्राण की। तो इसमें विशेष पूछा गया है, विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। कहानी खत्म। ठीक है, किसकी? प्राणी। आकुल कौन? प्राण। कौन आकुल? प्राण। बस कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़िए। बारिश बहुत जाना हो रही है, इस वाक्य में जाना शब्द क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या क्रिया विशेषण है? बताइए। बारिश बहुत जाना हो रही है, बारिश बहुत जाना हो रही है, इस वाक्य में शब्द क्या है? बताओ, जाना क्या है? जाना, जाना। तो ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही है, हो रही है। जाना हो रही है तो क्रिया हो रही है। तो क्रिया की विशेषता बताइए, कैसी हो रही है? जाना हो रही है बारिश, तो हो रहा क्या है? क्रिया है। कैसी हो रही? जाना। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, बारिश की नहीं। ठीक है, क्रिया। जाना, बारिश हो रही है तो जाना किसकी क्रिया बता रहा है? वो विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है। इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। आगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। बताओ। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत, तो इतना, उतना, कुछ, ये क्या है? परिमाणवाचक है। कुछ, थोड़ा, तनिक, ये सब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इतना। ठीक है, इतना पानी, इतना दूध, उतना दूध, कुछ दूध। ठीक है, कुछ कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, ये सब किस में आएंगे? प्रमाणवाचक में। जो नापे जाएं, तौले जाएं। ठीक है, उस किस में आएंगे? प्रमाणवाचक में। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विक्रमिक है? बताइए। राम सो रहा है तो राम सोना कोई कर्म नहीं है, तो किसमें अकर्मक होगी? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें छांटिए। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। बताइए। तो इसमें कौन सा है? क्या पूछा है? अकर्मक क्रिया पूछी है। तो पानी बरस रहा है, बरसना कोई क्रिया नहीं है, बरस रहा है। ठीक है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो इसमें प्राणार्थक क्रिया हो, पिसवाता हूँ, दूसरे से काम कर रहा है। श्याम निबंध लिखता है, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, राम मोहन को रुला रहा है, तो किसे रुला रहा है? मोहन को, तो इसीलिए इसमें भी कर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें क्या अकर्मक क्रिया है? अगला, जब कर्ता एक, प्रश्न को पढ़िए अच्छा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त हो जाए, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है, नामबोध क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, या भूतकालिक क्रिया कहलाती है? जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। याद रखिए, जब कोई भी व्यक्ति एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम लग जाता है, तो पहली जो क्रिया हुई होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। श्याम खाना खाने के बाद पानी पिया, मोहन ने खाना खाने के बाद सो गया, पहले खाना खाया उसके बाद क्या किया? सो गया। तो इसी प्रकार जो एक क्रिया होती है उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। हत्याना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, या नाम धातु क्रिया है? तो हाथ से बना हत्याना, किससे बना? हाथ से हत्याना। ठीक है, हाथ से हत्याना, पैर से लत्याना, लात से लत्याना, जो इस प्रकार से क्रिया बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे नाम से, हाथ से हत्याना, ठीक है, लात से लत्याना, इस प्रकार की नाम धातु क्रिया होती हैं। आगे, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य के पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पंक्ति को अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस जो काव्य पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, यमक है, श्लेष है। अब आपको बिल्कुल इसमें देखिए दो चीज़ें मिल रही हैं, तारे और तारे। ठीक है, तो यहाँ तारे का अर्थ क्या है? पार कर दिए हैं। यहाँ तारे का अर्थ आसमान नभ में, तो अब ऊपर तारों की बात कर रही है, ग्रहों की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, और जहाँ पर शब्द एक हो और अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे,
बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे में अलंकार है, उपमा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो जहाँ कैसे जैसे आया है छोड़ दीजिए और उदाहरण अलंकार लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है सगन कुंज छाया सुख शीतल सुरभ समीर, मनो है जात अजो हाँ यू यमुना के तीर। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर, मनो है जात अजो है यूं यमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है, स्मरण अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, संदेह अलंकार है। तो कहता है सगन कुंज छाया सुख शीतल सुरभि समीर, मनो होए जात अजों। अब इसमें मनो अनो आगे अच्छा नहीं समझना, उत्प्रेक्षा है, पर उत्प्रेक्षा का ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अजों उड़े यमुना के तीर, तो ऐसा नहीं लगता है, इसमें संस्मरण याद किया जा रहा है, मनो जात यूं अजों वहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें स्मरण अलंकार है, स्मरण अलंकार। आगे निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? निम्न में शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास, यमक, सलेश और रूपक। कौन सा पूछा? शब्द। तो रूपक शब्द अलंकार नहीं है, ये कैसा है? अर्थ अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास, यमक, सलेश ये शब्द जो है शब्द अलंकार हैं। आगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है। मीराबाई की पंक्तियां हैं तो कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रतन धन पाया। तो रूपक इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रूपक अलंकार है। राम नाम रूपी मैंने तो धन प्राप्त कर लिया है। आगे सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? देखिए सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, बताओ इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है, व्यतिरेक है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्यों है कि देखिए इसमें भी सा, इसमें भी सा, इसमें भी सा, इसमें भी सा। तो जहां जहां अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर कई बार हो तो उन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता है। आगे राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय। इस पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है? बताइए। श्रुत्या अनुप्रास है, वृत्तिया अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है। कहते हैं राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय। तो इसमें लाटा अनुप्रास है। ठीक है, अब अर्थ नहीं बताएंगे, टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो रही है। आगे देखिए पंक्तियां हैं दामन दमक रही घन माही, खल के प्रति जया थिर नाही, दामन दमक रही घन माही, खल के प्रति जया थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद पूछा है, आपको छंद बताना है। सवैया है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। ठीक है, तो जहाँ पर अंतिम में दोनों गुरु होते हैं और जहाँ पर 16 मात्राएं होती है उसमें क्या होता है? चौपाई होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के 11, 12, 13, 14 बताइए। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 11 किस में होती हैं? तो सोरठा में होती हैं। आगे दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो दोहा चरण में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधुराना। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विद नाना। इसमें सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, बरबह है।
पंक्तियों में छंद पूछा है, बताइए। तो अभी बताया है जहाँ पर अंतिम में दोनों गुरु हों और उसके बाद उन पंक्तियों में सब में अगर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, चौपाई होता है। गिन लीजिए, इसमें काउंट करवाते हैं। एक 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 दो एक दो एक एक दो दो। गिन लीजिए, एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच दो सात, सात आठ, आठ दस, दस दस 12, 14 और 16 हो गई। ठीक, कितनी हो गई, 16। तो प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होगी, तो इसमें चौपाई है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद हो गया। आगे देखो, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें भी छंद पूछा गया है, बताइए। सोरठा है, चौपाई है, दोहा है, बरबे है। अगर आपको मात्राएं गिनना आता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसमें कौन सा छंद है। पहली बात, अंतिम में देखिए दो गुरु हैं, बिल्कुल बात है, तो हमें इसमें ही लगता है क्या चौपाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। बस आज तक हमारा इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।